हाय दोस्तों, हम लोगों ने अभी पिछले क्लासेस में पढ़ा है। आज के फिर से नए क्लासेस की जो शुरुआत है, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। अभी हमने डिस्कस किया एंटीरियर पिट्यूटरी, उसके हार्मोन्स, कौन कौन सी हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, उसको रिलीज करने के लिए कौन कौन सी रिलीजिंग हार्मोन्स उसको आती हैं जो हाइपोथैलेमस से, ठीक है, उसके बारे में हमने डिटेल स्टडी किया। ठीक है, आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये लास्ट पॉइंट है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बाद ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कंप्लीट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बहुत बेसिक और बहुत इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको वो चीज़ क्या हो, समझ में आए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। ठीक, देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में हम कह दें कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है ये किसी प्रकार के हार्मोन्स का सिंथेसिस नहीं करता है, समझा। ये सिर्फ क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, किसी भी हार्मोन्स का सिंथेसिस नहीं करता है। जो हाइपोथैलेमस से क्या होता है, हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच का वो सिंथेसिस होगा। सिंथेसिस होने के बाद वो क्या होगी, आएंगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, वहाँ क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। और स्टोर होने के बाद जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बॉडी के अंदर कहीं पर भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे ये क्या होगी, टारगेट सेल पे क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। वेन से जो कैपिलरी होती हैं उन कैपिलरी में रिलीज हो जाएगी, और इस तरह से कैपिलरी के माध्यम से वो अपने टारगेट टिश्यू पे जाके क्या करेगी, एक्शन करेगी, और वहाँ का फंक्शंस क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। ठीक है, अब हम इसका बात करते हैं इसके हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, अब हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपको पता है, इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। ठीक, और ये इसके अंदर सिर्फ दो टाइप के हार्मोन्स आपको देखने को मिलते हैं। वो दो टाइप के हार्मोन्स ये कंटेन करके रखता है, मतलब स्टोरेज करके रखता है। कौन कौन सी, ऑक्सीटोसिन और उसके बाद क्या, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, ये हार्मोन्स क्या करती हैं, सिंथेसिस कहाँ से होते हैं, हाइपोथैलेमस, ये क्या होते हैं, सिंथेसिस होती हैं, और ये रिलीज हो जाती हैं हाइपोथैलेमस सिंथेसिस से रिलीज होके जो कैपिलरी फ्लेक्सेस होती हैं, किसका, इम्फंडिबुलम प्रोसेस का जो कैपिलरी फ्लेक्सेस होती हैं, उन कैपिलरी के में क्या होती हैं, रिलीज हो जाती हैं, और उन कैपिलरी के माध्यम से ये हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, आ जाता है। वहां आने के बाद ये क्या होता है, स्टोर हो जाता है। फिर उसके बाद वहां से ये हार्मोन्स पास होता है इनटू का पोस्टीरियर हाइपोफाइसियल वेन में। पोस्टीरियर हाइपोफाइसियल वेन जो होती है, जो पोस्टीरियर ग्लैंड से क्या करती है, ले जाती है मतलब वहां की जो ब्लड्स होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी ले जाती है, और वही क्या करती है, जो वहां की पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोफाइसियल वेन जो होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, उसके अंदर इस हार्मोन्स को क्या करता है, छोड़ देता है। ठीक, उस हार्मोन्स को जब उसमें छोड़ देता है तो वो हार्मोन्स क्या करता है, और उसी ब्लड वेन के माध्यम से वो हार्मोन्स क्या करता है, टारगेट सेल तक पहुंचता है। अब देखो, हार्मोन्स पासेस इनटू द पोस्टीरियर हाइपोफाइसियल वेन, वेन में छूटा, और वेन के थ्रू क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, फैलेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा कहाँ के लिए, टारगेट, जो टारगेट सेल्स होगी अदर बॉडी टिश्यू के अंदर, उस टारगेट सेल्स के पास जाके क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इस तरह से वो ऑक्सीटोसिन और एडीएच क्या होंगे, अपने टारगेट सेल तक पहुंचकर वहां के फंक्शंस को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। ठीक है, आशा है कि आप लोग को ये अच्छे समझ में आया होगा। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे, अब दो हार्मोन्स हैं, ये इन्हीं दो हार्मोन्स के ऊपर हम बात करेंगे। एक क्या है, ऑक्सीटोसिन, एक क्या है, एडीएच। अब हम नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या रहेगा, ऑक्सीटोसिन। अब देखिए, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इसके अंदर जो ऑक्सीटोसिन और एडीएच का सिक्रीशन होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर एक सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या करती हैं, दो हार्मोन्स का सिंथेसिस करती हैं, और वो सिंथेसिस करके
क्या करती है, नर्व फ्लेक्सेस या कैपिलरी के माध्यम से उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या करती है, छोड़ देती हैं। उसके बाद ये दोनों हार्मोन्स वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। जब जरूरत पड़ता है तो ये वेन में हाइपोफाइसियल न्यूरो हाइपोफाइसियल वेन में क्या करती हैं, छोड़ती रहती हैं, और इस तरह से ये टारगेट टिश्यू तक क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। अब हम बात करते हैं एक हार्मोन, जो इसका फर्स्ट हार्मोन है वो क्या है, ऑक्सीटोसिन, या इसी को हम बोलते हैं क्या, बाइटोसिन, बाइटोसिन या पिटोसिन, ठीक, पिटोसिन बोलते हैं। ये क्या ऑक्सीटोसिन करता क्या है, ये प्रमोट करता है, किसके, दो फंक्शंस को क्या करता है, प्रमोट करता है मेल फीमेल के अंदर। पहला क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायो एपिथेलियम सेल्स ऑफ द लैक्टेटिंग ब्रेस्ट, ठीक, कॉन्ट्रैक्शन करेगा जो मायो एपिथेलियम सेल्स होती हैं, जो ब्रेस्ट लैक्टेटिंग ब्रेस्ट होती है, मतलब कि जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं, उनके ब्रेस्ट में ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करेगा, ठीक। मिल्क का फॉर्मेशन तो प्रोलैक्टिन करा रहा था, लेकिन उस मिल्क को निप्पल से या ब्रेस्ट से बाहर निकालने के लिए, एजुकुलेट कराने के लिए वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हेल्प करता है। वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है, जो मिल्क है उस मिल्क को कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे कराएगा, जिसकी कॉन्ट्रैक्शन कराने की वजह से वो मिल्क क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, ये काम कराएगा। और ये जो कंडीशंस होता है उसको हम स्क्वीजिंग मिल्क, अब ये स्क्वीजिंग मिल्क होता कैसे है, इनटू द लार्ज डक्ट, जो लार्ज डक्ट होता है बिहाइंड द निप्पल, निप्पल के ठीक नीचे जो डक्ट होता है उसे एम्पुला बोलते हैं। उस एम्पुला में आता है ये ब्लड, क्या होता है, मिल्क क्या होता है, स्टोर होता है। जब वहाँ पे स्टोर हो जाता है तो बच्चा जब सक करता है तो उस सक के रिफ्लेक्शन से ब्रेन तक हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन मिलता है, और ऑक्सीटोसिन का क्या होता है, रिलीज होता है। जब वो ऑक्सीटोसिन आता है तो उसकी वजह से जो मिल्क वहाँ स्टोर है, वो मिल्क क्या होगा, प्रेशर से बाहर एजुकुलेट कराने के लिए ये हार्मोन्स जिम्मेदार होती है। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट अगर देखें तो दूसरे पॉइंट में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस मसल्स, ठीक। ये जो ऑक्सीटोसिन है ये कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं यूट्रस मसल्स को ड्यूरिंग लेबर के समय। देखो क्या है, जब लेबर स्टार्ट होता है तो क्या करता है कि जो यहाँ पे क्या, तो यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जब ऐसे कराएगा तो कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से वो क्या होगा, प्रेशर बनेगा, और प्रेशर बनेगा तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बेबी होगा उसके जो फ्लूइड भरा रहेगा उस पर क्या होगा, प्रेशर देगा, और इस तरह से वो क्या होगा, आगे की तरफ प्रेशर बढ़ता जाएगा और आगे की तरफ कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसी के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन की मदद से क्या होगा, जो लेबर क्या आगे की तरफ क्या होगी, प्रोसीड करेगी और बेबी को क्या कर देगी, एक्सपेल आउट कर देगी, मतलब डिलीवर करा देगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन कराने में भी, जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन कराने में भी मदद करता है कौन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यही ऑक्सीटोसिन क्या करता है, बर्थ कराने में हेल्प करता है। जब लेबर स्टार्ट होता है उसमें यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन कराता है, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बेबी होता है क्या आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाता है, और क्या होता है, वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ये ऑक्सीटोसिन है, अगर इस ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन क्या हो जाए, बढ़ जाए, कब, जस्ट बिफोर ड्यूरिंग लेबर एंड बाय सकिंग ऑफ द इन्फेंट। देखो दो कंडीशंस है, एक तो इसका ऑक्सीटोसिन का लेबर सिक्रीशन कब बढ़ेगा, जब लेबर का कंडीशन चल रहा हो, लेबर स्टार्ट हुआ हो, ठीक, जस्ट लेबर स्टार्ट हुआ हो, उसके बाद या तो सकिंग ऑफ द इन्फेंट, जो इन्फेंट होती हैं वो क्या करती है, जब निपल को पकड़ के सक करती है तो उसकी वजह से एक स्टिमुलेशन जाता है, तो ऑक्सीटोसिन का क्या होता है, एक रोल होता है, तो वो क्या करता है, वहाँ पे मिल्क एजुकुलेशन कराने का हेल्प करता है, और ड्यूरिंग लेबर के समय क्या करता है, ये बर्थ कराने का, मतलब बेबी को क्या कर, बर्थ कराने के लिए, कैसे, जैसे अब क्या होगा, जैसे ये यूट्रस है, राइट, तो जब यूट्रस है तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, ठीक। अब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन कराने की वजह से ये क्या होगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ऐसे से कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो जो बेबी रहेगा वो आगे की तरफ क्या होगा, प्रोसीड होगा, और इस तरह से बेबी का क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। तो इसीलिए इस हार्मोन्स को हम बर्थ हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, और इसको ही हम बोलते हैं मिल्क इजिकुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। दो नाम से, कौन कौन सा नाम से,
बर्थ हार्मोन्स या मिल्क एजुकुलेटिंग हार्मोन्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं, किसको, ऑक्सीटोसिन को। ठीक है, ये आपका ऑक्सीटोसिन का क्या हो गया, बेसिक हो गया। अब हम देखते हैं कि ये ऑक्सीटोसिन मेल के अंदर इसका क्या काम होता है। ठीक है, ये मैंने जितने भी फंक्शंस बताए हैं, जितने भी काम बताए हैं, ये फीमेल के अंदर ऐसा है, ठीक, मेल के अंदर नहीं है। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा कि ये जो ऑक्सीटोसिन है ये मेल के अंदर किस तरह से ये काम करता है। देखो, अभी हमने जो ऑक्सीटोसिन होता है, इस ऑक्सीटोसिन का हमने क्या किया, फंक्शन देखा। ठीक है, किस तरह से ये काम करता है, किसके अंदर, फीमेल के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं कि मेल के अंदर ये ऑक्सीटोसिन किस तरह से काम करता है। उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा देख लीजिए। एक लाइन का है, ये बोल रहा है कि नॉन प्रेग्नेंट और जो मेल होता है इसके अंदर क्लियर ये नहीं है कि ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ रिसर्च के अनुसार पता चला है क्या क्या ये काम करता है मेल के अंदर। अब देखिए, ये सबसे बड़ा काम क्या करता है, सबसे पहला काम ये करता है कि जो स्पर्म का एजुकुलेशन होता है, उस एजुकुलेशन कराने के लिए ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है, किसके अंदर, मेल के अंदर। ठीक, मतलब जो स्पर्म है उस स्पर्म को एजुकुलेट कराने के लिए ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। कैसे, स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक। जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, उस रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसके अंदर मौजूद जो स्पर्म रहती है वो फॉरवर्ड होगी। जैसे कौन कौन से, वास डिफरेंस में, सेमाइनल वेसिकल्स में। इसके अंदर क्या होगा, ये क्या करता है, वहां पे हेल्प करता है टू प्रोपेल स्पर्म एंड सीमेन फॉरवर्ड। मतलब कि ये वहां पे क्या करता है कि जो स्पर्म मौजूद है और उसके बाद सेमाइनल जो सीमेंस आएंगे, उस सीमेंस को फॉरवर्ड कराता है कौन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ठीक है, अब समझ में आ गया कि मेल के अंदर क्या कर रहा है, सिंपल सा काम कर रहा है। क्या, जो सीमेन होता है, जो स्पर्म होता है, उस स्पर्म को इजैकुलेट कराने के लिए, बाहर निकालने में ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है, मदद करता है। कुछ पॉइंट और हैं, हम इसके बारे में देख लें कि जो ये ऑक्सीटोसिन है ये स्पर्म प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है और किसके, स्पर्म के मूवमेंट में भी ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। उसके बाद क्या है, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की अगर बात करें, जो ऑक्सीटोसिन होता है ये एक इमोशनल बॉन्डिंग बनाता है मेल एंड फीमेल से। ठीक है, जो इमोशनल बॉन्डिंग होता है, इस इमोशनल बॉन्डिंग को एस्टेब्लिश करने के लिए ये ऑक्सीटोसिन क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इमोशनल बॉन्डिंग बनाता है और उसके बाद स्ट्रेंथ रिलेशनशिप को लंबा बनाए रखने के लिए ये ऑक्सीटोसिन क्या होता है, जिम्मेदार होता है। जैसे कोई एक मेल है, फीमेल है, उन दोनों के बीच में अगर ऑक्सीटोसिन अच्छा सिक्रीट हो रहा है तो उन दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहेगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग रहेगी और ये लंबे समय तक क्या रहेगी, बनी रहेगी, अगर ये ऑक्सीटोसिन अगर अच्छे से रिलीज होता है तब। ठीक है, तो मतलब कि ये इमोशनली क्या करता है, अटैच करता है और उसके बाद ये सोशली बिहेवियर को भी क्या करता है, इंप्रूव करता है। सोसाइटी के अंदर जो जैसे बहुत क्या होते हैं, सोसाइटी के अंदर नहीं सही अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, तो वहां पे क्या उनको अंदर डर बैठा रहता है। ठीक है, किसी चीज को लेके या एक दूसरे से हेजिटेट होते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये ऑक्सीटोसिन उनको हेल्प करता है उस सोसाइटी के अंदर एक अपना अलग पहचान बनाने में और क्या है, एक अच्छा बिहेवियर एस्टेब्लिश करने में। ठीक है, ये हेल्प करता है और जो मैन है उस मैन को क्या करता है, फियरलेस बना देता है। मतलब कि जो उसके अंदर डर रहता है कि बात कैसे करें, कैसे क्या करें, सोसाइटी के अंदर कैसे रहें, तो वो चीज क्या करता है, ऑक्सीटोसिन उसको फियर से क्या करेगा, बचाएगा। मतलब उसके अंदर जो फियर है उस फियर को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा क्या, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करती हैं, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। अब नेक्स्ट हमारा जो हार्मोन्स है वो क्या है, एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स होता क्या है। ठीक है, ये भी क्या है, सेम कंडीशन है, ये भी न्यूरोसेक्रेटरी सेल से निकलती है जो हाइपोथैलेमस में पाई जाती है और स्टोर होती है क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और उसी तरह से न्यूरोहाइपोफाइसिस वेन के थ्रू क्या करती है, अपने टारगेट सेल पे
जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन्स के बारे में। वो कौन सा हार्मोन्स है? एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। अब देखो, हमने अभी ऑक्सीटोसिन के बारे में पूरा हमने पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट हार्मोन्स क्या है? एडीएच, या इसी को बोलते हैं क्या? वैसोप्रेसिन, या इसी को बोलते हैं क्या? पिट्रेसिन, या इसी को हम क्या बोलते हैं? पिट्रेसिन बोलते हैं। ठीक, यह हार्मोन्स जो होता है ये क्या होता है? आपके हाइपोथैलेमस न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स के द्वारा सिक्रेट होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर क्या होती है? स्टोर होती है, और वहां से क्या होती है? न्यूरो हाइपोफाइसियल वेन के थ्रू क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अपने टारगेट सेल के पास। अब हम देखते हैं कि ये जो एडीएच है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स क्या होता है? इसके मेनली कितने फंक्शंस होते हैं? 2 फंक्शंस होते हैं। मेनली इसके 2 फंक्शंस पाए जाते हैं। कौन कौन से? एंटी डाययूरेटिक इफेक्ट और क्या? प्रेशर इफेक्ट। 2 टाइप के इफेक्ट ये दिखाता है। एक क्या है? एंटी डाययूरेटिक इफेक्ट दिखाता है, और एक क्या है? प्रेशर इफेक्ट दिखाता है। अब हम पहला जो है देखते हैं एंटी डाययूरेटिक इफेक्ट। ये हार्मोन्स किस तरह से एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स को क्या करता है? शो करता है, उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट है, इसके अंदर जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स होता है, ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स क्या करता है? इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द डीसीटी, collecting tubules and collecting duct from of the nephron of the kidney। किडनी के अंदर जो डीसीटी और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट जो मौजूद होते हैं नेफ्रॉन के अंदर, वहां से क्या करता है? ये वाटर का क्या करता है? रीअब्जॉर्ब करा लेता है। ये इसलिए कराता है ताकि अपने बॉडी के अंदर वाटर का जो इम्बैलेंस वाली प्रॉब्लम्स देखने को ना मिले, इसलिए वहां जो यूरिन के साथ वाटर जाता है, उस वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को ये क्या करता है? रीअब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसके बाद जब रीअब्जॉर्ब कर लेगा तो रिजल्टिंग इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये क्या होगा? ये हार्मोन्स क्या करेगा? इंक्रीज करा देगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कहां से? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से। जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से अगर मान लीजिए हमारा क्या होता है, वहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या कर देगा? बढ़ा देगा। इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर की कमी है, उस वाटर की कमी को कंपनसेट करके क्या करता है? बैलेंस करता है। अब हम बात करते हैं कि अगर यूरिन में डिक्रीज यूरिन वॉल्यूम, अब देखो जब यूरिन का जो यूरिन पास आउट होता है, उसके अंदर अगर बात करेंगे तो यूरिन का जो वॉल्यूम है, वो यूरिन कम आपको पास आउट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां की जो मैक्सिमम वाटर होती है, उस वाटर को ये हार्मोन्स क्या करेगा? रीअब्जॉर्ब करा लेगा। कहां पे? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के वहां से, और कहां से? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के वहां से, और कलेक्टिंग डक्ट के वहां से क्या करेगा? जो वाटर रहती है, उस वाटर को क्या करेगा? सोख लेगा, वापस से बॉडी के अंदर क्या करेगा? रीअब्जॉर्ब करा लेगा। और उसी के जब रीअब्जॉर्ब कराएगा तो यूरिन की जो अमाउंट पास आउट होती है, वो अमाउंट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगा। अगर हम देखते हैं कि ये जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स अगर आप कह सकते हैं कि ये हार्मोन्स यूरिन के अंदर वाटर रिटेंशन का क्या काम कराता है। जब आपके बॉडी के अंदर इसकी जब ये क्या अपने वाटर लेवल डाउन होता है, उस कंडीशन में ये हार्मोन्स आता है और क्या करता है? वाटर को रिटेंशन करा देता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि देखेंगे अगर मान लो कि ये जो हमारा एडीएच है, वो एडीएच क्या हो जाए? अपसेंट हो जाए। ठीक, वो आए ही ना, तो उस कंडीशंस में हमें देखने को क्या मिलता है? तो उसके अंदर हम देखेंगे क्या? जब अगर ये नहीं आएगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा?
बढ़ जाएगा। ठीक, जो नॉर्मल यूरिन आउटपुट होता है जैसे 1 से 2 लीटर होता है और वो बढ़ के 1 से 20 लीटर तक वो पर डे के हिसाब से 20 लीटर के हिसाब से वो यूरिन का क्या हो जाएगा, आउटपुट होने लगेगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल कम देखने को मिलेगा और ये एक कंडीशन कॉज कर देगा जिसको बोलते हैं हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया कंडीशन कॉज करेगा और लीड कर देगा, लीड टू शॉक, मतलब हाइपोवोलेमिक शॉक की तरफ ये क्या करेगा, प्रोसीड कर देगा। अगर ये एंटी डायरेटिक हार्मोन्स अब्सेंस हुआ तब। अब नेक्स्ट देखे हैं ड्यूरिंग अल्कोहल। अगर जब आप अल्कोहल ले रहे हो, जब अल्कोहल आप पी रहे हो, तो ये अल्कोहल करता क्या है कि जो एडीएच है, इस एडीएच हार्मोन्स को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। ठीक, जैसे अल्कोहल लिया, ये अल्कोहल क्या करेगा, एडीएच हार्मोन को सप्रेस कर देगा, तो जिसकी वजह से क्या, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा और इस तरह से क्या होगा, फ्लूइड क्या होगा, यूरिन के साथ अधिक मात्रा में जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वाला कंडीशन देखने को मिलेगा। इसीलिए कभी आपने देखा होगा कि जो शराब पीते हैं, ठीक, तो वो शराब जो पीते हैं तो अक्सर देखोगे कि उनके अंदर क्या होता है, गिरते भराते रहते हैं और वो यूरिन बार बार जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एडीएच है नहीं, रीअब्जॉर्प्शन नहीं करा पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल है वो अल्कोहल एडीएच को क्या कर दिया है, सप्रेस कर दिया है, जिसकी वजह से वो बार बार यूरिन करने जाएगा और यही बार बार यूरिन करने की वजह से उस पेशेंट के अंदर क्या, वाटर का इम्बैलेंस देखने को मिलता है। ठीक है, इसी कंडीशन से ऐसे ही हो जाता है। कभी कभी जो सीवियर ड्रंकर होते हैं वो क्या करते हैं, जब अल्कोहल लेते हैं, खाना मतलब नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो ज्यादा दारू पीते हैं, तो वो क्या करता है, एडीएच को सप्रेस कर देता है। तो ये एडीएच की वजह से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता और यूरिनेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, बार बार यूरिनेशन करके यूरिन का वॉल्यूम जो होता है बढ़ जाता है, आउटपुट वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उस पेशेंट के अंदर हाइपोवोलेमिक शॉक वाली कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या है, अगर अल्कोहल लेंगे तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और कोपियस यूरिनेशन, मतलब बहुत अधिक मात्रा में उसको यूरिन होगा। ठीक है, और ये क्यों होगा, क्योंकि अल्कोहल इनहिबिट कर देता है किसको, एडीएच को, जिसकी वजह से उसका क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा और अधिक से अधिक मात्रा क्या होगा, यूरिन के थ्रू बाहर पास आउट होगा और हाइपोवोलेमिया वाला कंडीशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट हमने एंटी डायबिटिक इफेक्ट देखा कि किस तरह से इफेक्ट कर रहा है और ये स्टेप बाय स्टेप मैंने लिस्ट करके समझाया ताकि आप आसानी से इस थ्योरी को समझ सको। ठीक है, बहुत इजी वे में समझाया है, एक दो बार और इसको आप रिवाइंड करके देखिए, नहीं समझ में आ रहा है रिवाइंड करके देखिए, और जो सच में नहीं पल्ले पड़ रहा है तो आप उससे हमें कमेंट में बताइए, मैं उसको तुरंत क्या करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा, दूसरे नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा एक्सप्लेन करके आपको फिर से मैं दूंगा ताकि आपको समझ में आना चाहिए। मेरा मकसद ये है, वीडियो बनाने का मकसद ये था मेरा कि मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं ताकि आप एग्जाम टाइम, जब एकेडमिक एग्जाम जो आते हैं, एक तो सेमेस्टर वाले बच्चों का सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, उनका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सिलेबस को लेके। सिलेबस क्या होता है, नहीं खत्म होता है और ऐसे क्या है कि वो उसमें पढ़ना भी ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस भी है। ठीक है, तो अब ऐसे क्या रहेगा कि उनको मैं इतना शॉर्ट इसलिए दे रहा हूँ ताकि मेन कंटेंट समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो वो आसानी से उस प्रश्न का क्या कर देगा, उत्तर दे सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम पहला अभी देखें क्या, एंटी डायरेटिक इफेक्ट। अब दूसरा हमारा जो इफेक्ट देखेंगे वो क्या है, प्रेशर इफेक्ट। इसको भी हम देख लेते हैं। इस तरह से हमारा ये पिट्यूटरी और पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स है, एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो, हमने पढ़ा जो एंटी डायरेटिक हार्मोन्स है उसका हमने इफेक्ट पढ़ा कि एंटी डायरेटिक का इफेक्ट क्या है। अब नेक्स्ट हम इफेक्ट देख रहे हैं क्या, प्रेशर इफेक्ट। किस तरह से एडीएच हार्मोन्स प्रेशर इफेक्ट दिखाता है आपके बॉडी के अंदर। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस को, कहाँ कहाँ की मसल्स, जैसे इनवॉलेंट्री मसल्स ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर, जैसे इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर जो
पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है तो उसके अंदर भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराने में भी एक तरह से अगर हम देखेंगे तो हमारा कौन सा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स क्या करता है, हेल्प करता है। उस इफेक्ट को हम प्रेशर इफेक्ट कहते हैं। और उसके बाद क्या है, गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराता है। वहां से एजुकुलेशन कराने के लिए, गॉल ब्लैडर से एजुकुलेट कराने के लिए वहां की मसल्स के अंदर जो वाल वाली मसल्स होती हैं वहां पे प्रेशर इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से वहां की गॉल ब्लैडर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर देखने को मिलता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। इस तरह से ये जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स होता है, ये हार्मोन्स क्या करता है, प्रेशर इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स होता है, ये हार्मोन्स क्या करता है, बीपी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, जब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स आता है तो आपने रास सिस्टम पढ़ा था, रास, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता था कि यूरिन का रिटेंशन हो जाता था। यूरिन का रिटेंशन होने की वजह से यूरिन का वॉल्यूम बढ़ता था, और जब मान लो फ्लूइड बढ़ा, क्योंकि हमने फ्लूइड को वापस से रीअब्जॉर्ब कराया, जब रीअब्जॉर्ब कराएंगे तो वो फ्लूइड लेवल क्या होगा, ब्लड में बढ़ेगा। जब फ्लूइड लेवल बढ़ेगा तो अधिक मात्रा में हार्ट के पास ब्लड जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरह से उसका क्या होगा, बीपी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरह से ये आपकी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स क्या करती है, बीपी बढ़ाने में भी क्या करती है, मदद करती है। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये क्लास हो गया खत्म, और इसके अंदर हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, उससे निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन सी हैं, उन हार्मोन्स का काम क्या है, किस तरह से वो वर्क कर रही हैं, कौन सी सेल्स के द्वारा निकल रही हैं, इन सब को हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। किस तरह से निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू वो सप्रेस हो रही हैं, ठीक है, स्टिमुलेट कैसे हो रही है, मैंने सारा स्टेप बाय स्टेप आपको क्या है समझा दिया। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट एंडोक्राइनल ग्लैंड्स जो होती है उस ग्लैंड के ऊपर बढ़ेंगे, और इस तरह से ये जो पिट्यूटरी जो का टॉपिक है ये आपका हो गया खत्म। और इसके अंदर आप क्या करो, एक बार अच्छे से इस क्लास को देखो, ठीक, उसके बाद आप थ्योरी बुक उठा लो, ठीक, जो आपको जिस बुक का लैंग्वेज अच्छा लगे वो बुक आप उठा लो। ठीक है, उस बुक में उठाने के बाद इस थ्योरी को पढ़ो, और जब पढ़ो कॉन्सेप्ट आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। फिर जब आप वो थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे थ्योरी भी आपका एकदम 100% क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा चीजें भी दिए रहेंगी वो भी क्लियर हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप इस चीज को समझ के उस थ्योरी को, बड़े से बड़े थ्योरी को आप इजी आसान लैंग्वेज में क्या करो, समझ सको। ठीक है, आज के लिए ही इतना ही इस तरह से। और हाँ, एक चीज और कि अभी मैंने ये जो आपका ये एंडोक्राइन सिस्टम चल रहा है, इससे रिलेटेड अभी मैंने इसका एमएसएन का क्लासेस आपका अभी स्टार्ट नहीं किया हूँ। आपको बहुत जल्द ही एमएसएन की क्लास भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप अपना प्यार, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को ये शेयर करिए जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जो डरता है ज़्यादातर कि कैसे करेंगे, तो उसको ये वीडियो भेजो ताकि मेरे से कांटेक्ट हो जाए। ठीक है, और उसके बाद मैं उसको पूरी तरह से सपोर्ट दूंगा ताकि वो आगे चल के अपना जो एकेडमिक सेशंस है उस एकेडमिक सेशन में अच्छा रिजल्ट क्या कर सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।